लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भरत शर्मा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जिसका जो पहला चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियां, उस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है वो जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है और क्लास 12 के लिए तो इंपॉर्टेंट होगी ही। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अपना पहला चैप्टर है वो है ईंटें, मनके और अस्थियां। पहला चैप्टर हो जाता है ईंटें, मनके और अस्थियां। और ये जो पहला चैप्टर है वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। यानी कि जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर में हम लोग पूरी जो अपनी हड़प्पा सभ्यता है उस हड़प्पा सभ्यता पे डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जो शब्द आता है अपना सभ्यता, जो सबसे पहले शब्द आता है सभ्यता, उस सभ्यता का मतलब क्या होता है। जो सभ्यता शब्द है उसका अर्थ यह है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में या फिर किसी भी परिवेश में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों का खान पान, उन लोगों के रीति रिवाज, उन लोगों की संस्कृति, उन लोगों का जो पहनावा है, वो सारी चीजें हम लोग किसमें शामिल करते हैं, सभ्यता में शामिल करते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार रहते थे, उनका खान पान क्या था, उन लोगों की संस्कृति किस प्रकार की थी, वो किस प्रकार के देवी देवता की पूजा करते थे, उन लोगों के जो घर बनाने का तरीका था वो किस प्रकार का था। तो ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन। सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं, सिविलाइजेशन, ठीक है। और मनके का मतलब होता है मोती। मनके का मतलब मोती, जिनसे हम लोग माला वगैरह नहीं बनाते क्या, उनको बोलते हैं हम लोग मनके, ठीक है। और अस्थियां जो मनुष्य के शरीर में या फिर किसी भी जीव के शरीर में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम के बारे में। जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है उस पर हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता थी वो कितनी प्राचीन थी, कितनी पुरानी थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के समय काल को लेकर इतिहासकारों में विभिन्न मत है। जितने भी हिस्टोरियन हुए उन हिस्टोरियंस के अलग अलग मतभेद हैं। किसको लेकर, हड़प्पा सभ्यता के टाइम पीरियड को या फिर हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को लेकर। यानी कि कोई इतिहासकार हड़प्पा सभ्यता का कुछ ही कालक्रम बता रहा है, कोई दूसरा इतिहासकार आया उसने हड़प्पा सभ्यता का कुछ और का कालक्रम बता दिया। तो इतिहासकारों में क्या है, अलग अलग मत है या फिर उनके अलग अलग विचार है हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को लेकर। लेकिन इसका जो समय काल है वो 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। लेकिन जो हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो मुख्य रूप से कितना है, 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। ये पूरी हड़प्पा सभ्यता का क्या है, टाइम पीरियड है। हालांकि जो हड़प्पा सभ्यता है उसका उत्खनन वर्तमान में भी हो रहा है। तो वर्तमान में जैसे जैसे उत्खनन हो रहा है और उसके नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं और उन स्थलों के अगर हम लोग कालक्रम पता करने का प्रयास कर रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो कम से कम 7-7 हजार ईसा पूर्व भी आ रहा है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम मुख्य रूप से कितना माना जाता है, 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व, ठीक है। अब ये जो पूरा टाइम पीरियड है उसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं अगर उदाहरण के लिए आपको बताऊं, कोई भी मतलब वस्तु है या फिर कोई भी चीज है तो वो अपने मुख्य रूप से 3 चरणों से होकर गुजरती है। यानी कि जो अगर मान लो हम लोग किसी वस्तु का निर्माण कर रहे हैं तो सबसे पहला चरण क्या आएगा, उसका प्रारंभिक चरण आता है। फिर सेकंड फेज में क्या आता है, जब वो वस्तु अपने विकास के चरण पर होती है। फिर तीसरा चरण आता है जब वो वस्तु है वो समाप्त होने वाली होती है। तो उसी प्रकार जो हड़प्पा सभ्यता थी उसको, उसके कालक्रम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। 3 पार्ट में जो पहला पार्ट है वो हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक चरण होगा। यानी कि उस समय जो हड़प्पा सभ्यता थी वो उसकी शुरुआत हुई थी। उसका जो सेकंड फेज आता है या फिर दूसरा चरण आता है वो हड़प्पा सभ्यता का क्या था, हड़प्पा सभ्यता का शहरी चरण बोल सकते हैं या फिर उसका विकसित चरण बोल सकते हैं, विकसित हड़प्पा भी कह सकते हैं हम लोग उसको। और तीसरा जो चरण था वो था उत्तर हड़प्पा या फिर उसके पतन का चरण। इस प्रकार हम लोग हड़प्पा सभ्यता के पूरे कालक्रम को कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में। तो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व। 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक हम लोग क्या बोल देते हैं, प्रारंभिक हड़प्पा। क्या बोलेंगे, 6000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व से
2600 ईसा पूर्व तक हम लोग इसको बोलते थे प्रारंभिक हड़प्पा। ठीक है, प्रारंभिक हड़प्पा मतलब इस समय हड़प्पा सभ्यता की क्या हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी। फिर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग क्या बोल देते हैं, सभ्यता का शहरी चरण। क्या बोल देंगे, हड़प्पा सभ्यता का शहरी चरण, या फिर इसको हम लोग परिपक्व हड़प्पा, यानी कि इस समय जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अपने विकास के चरण पर थी, यानी कि विकसित हड़प्पा थी। यानी कि इस समय जो लोग थे उन्होंने अपने आप को पूरे सभी प्रकार से क्या कर लिया था, परिपक्व कर लिया था, विकसित कर लिया था। ठीक है, और ये जो हड़प्पा सभ्यता का क्या है, सबसे समृद्ध चरण है। तो प्रश्न क्या बनेगा, हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे समृद्ध चरण है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका कालक्रम क्या है। और जो तीसरा चरण है वो आ जाता है अपना 1900 से 1300 ईसा पूर्व, और ये क्या है, अपनी हड़प्पा सभ्यता का पतन का चरण। यानी कि इस समय जो हड़प्पा सभ्यता थी वो अपने पतन के चरण पर थी, या फिर उत्तर हड़प्पा, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उत्तर हड़प्पा भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम की। नेक्स्ट देखते हैं, अब किसी भी प्राचीन जो वस्तु है उस वस्तु के कालक्रम को देखने के लिए, उसके टाइम पीरियड को देखने के लिए एक विधि अपनाई जाती है जो भूवैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा। उसको हम लोग बोलते हैं C14। उसको क्या बोलते हैं, C14, यानी कि कार्बन डेटिंग पद्धति। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन डेटिंग पद्धति बोलते हैं। और जो ये C14 है यानी कि कार्बन डेटिंग पद्धति है, उस कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम है वो आता है 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। कितना आता है, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। किसके अनुसार, C14 के अनुसार। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2300 से 1750 ईसा पूर्व। फिर एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन था, जॉन मार्शल जो अपना भारतीय पुरातत्व विभाग है, उस भारतीय पुरातत्व विभाग का एक डायरेक्टर था, यानी कि उसका अध्यक्ष था, जिसका नाम क्या था, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही सबसे पहली बार क्या की गई थी, जो अपना हड़प्पा सभ्यता है उस हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल खोजा गया। वो कौन सा था, वो हड़प्पा ही था। और जब ये पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, तो इसी के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया, या फिर हड़प्पा संस्कृति रख दिया। तो जॉन मार्शल कौन था, जॉन मार्शल था ASI का डायरेक्टर। कौन था, ASI का डायरेक्टर। तो जॉन मार्शल ने सबसे पहली बार हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को निर्धारित करने का क्या किया, निर्धारित करने का प्रयास किया। तो जॉन मार्शल ने सबसे पहली बार क्या किया, हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को निर्धारित करने का प्रयास किया, और उसने हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम बताया वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व बताया। कितना बताया, 3250 से 2750 बताया। जॉन मार्शल कौन था, ASI का डायरेक्टर, ASI का डायरेक्टर था। और इसी के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के नेतृत्व में क्या की गई, 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की, हड़प्पा की खोज की। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। ठीक है, अगर मैं बात करूं ASI की स्थापना कब हुई, जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसकी स्थापना, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है 1861 में। 1861 में क्या हो जाती है, जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सर्वे, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना होती है कब, 1861 में। किसके द्वारा की जाती है, यानी कि इसका जो पहला जो अध्यक्ष था या फिर पहला जो डायरेक्टर था वो कौन था, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या बनता है, इसका पहला डायरेक्टर। तो ये फैक्ट्स भी आपको याद रखने। अब जो हड़प्पा सभ्यता थी, उस हड़प्पा सभ्यता में जो निर्वाह के तरीके हैं, जीवन यापन के जो तरीके हैं, जीविकोपार्जन के तरीके हैं, लाइवलीहुड के तरीके हैं, वो क्या क्या थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के जो तरीके थे, पहला तरीका मुख्य रूप से हालांकि व्यापार था। ठीक है, तो एक जो तरीका था वो कृषि था, पशुपालन भी करते थे वो लोग, शिकार भी करते थे और व्यापार भी करते थे।
ठीक है। तो ये 4 प्रमुख क्या थे हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके थे, जीवन यापन के, जीविकोपार्जन के तरीके थे। कृषि, पशुपालन, शिकार और व्यापार। ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कृषि की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कृषि की। भाई हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि थी वो किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि थी वो किस प्रकार की थी? हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफेद चना, तिल इत्यादि फसलें उगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन कौन सी मुख्य रूप से फसलें उगाते थे? गेहूं थी, जौ था, दाल था, बाजरा था, सफेद चना थे और जो तिल थे, वो सारी चीजें उगाते थे कौन? हड़प्पा सभ्यता के लोग। इनमें चावल के भी साक्ष्य मिले हम लोगों को, साथ ही साथ किसके? चावल के भी। ठीक है। और हड़प्पा की मोहरों से वृषभ यानी कि जो बेल होता है, जो ऑक्स, जो बेल होता है, उस बेल की जानकारी मिलती है और उससे हम लोग यह अनुमान लगाते हैं कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए बेल का प्रयोग करते थे। यानी कि वो खेतों को जोतने के लिए, खेती करने के लिए किसका प्रयोग करते थे? बेलों का प्रयोग करते थे। यानी कि बेलों के माध्यम से क्या करते थे हड़प्पा के लोग? अपनी जो खेतों की जुताई करते थे। ठीक है। चोलिस्तान, चोलिस्तान वर्तमान में कहां पे है? पाकिस्तान में। चोलिस्तान हड़प्पा का एक स्थल है। और बनावली, बनावली कहां पे? हरियाणा में। तो चोलिस्तान और बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले। जो मिट्टी का बना हल का प्रतिरूप यानी कि हल के खिलौने मिले। कहां से मिले? चोलिस्तान से और बनावली हरियाणा से। और उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि खेतों में हल के द्वारा जुताई की जाती थी। और इससे हम लोग क्या अनुमान लगाते हैं? खेतों में जो लोग थे वो हल के द्वारा क्या करते थे? जुताई करते थे। साथ ही साथ कालीबंगा, जो कहां पे? राजस्थान में। जो कालीबंगा हड़प्पा का एक प्रमुख स्थल माना जाता है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा कहां पे? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। तो कालीबंगा राजस्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और इस खेत में हल रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए मिले, जो ये दर्शाते हैं कि एक साथ 2 फसलें उगाई जाती थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। जो कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा कहां पे? हनुमानगढ़ में, राजस्थान में। वहां से क्या मिले? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले और जो हल की रेखाएं थी वो हल की रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई मिली। और इससे हम लोग ये अनुमान लगाते हैं कि वो जो लोग थे वो एक साथ एक से ज्यादा फसलें भी उगाते थे। ठीक है। और फसलों की कटाई के लिए हड़प्पा के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। अब फसलों की कटाई भी तो करनी होगी साथ साथ, तो फसलों की कटाई करने के लिए वो लोग क्या करते थे? जो लकड़ी के हत्थे होते हैं, लकड़ी के हैंडल, उन लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। क्योंकि उस समय उन लोगों ने लोहे की खोज नहीं की थी। हड़प्पा सभ्यता में लोहे की खोज नहीं हुई थी। तो वो लोग क्या करते थे? लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के औजारों का, किसका? पत्थर के औजारों का क्या करते थे? प्रयोग करते थे। किसके लिए करते थे? फसलों की कटाई के लिए। अधिकांश जो हड़प्पा स्थल थे वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है। अफगानिस्तान में सोरतुगई हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले जिनका प्रयोग सिंचाई के लिए होता था। जो हड़प्पा सभ्यता है उसका जो भौगोलिक विस्तार है वो मुख्य रूप से 3 देशों में। कितने देशों में? मुख्य रूप से 3 देशों में है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये जो सारा क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? अर्ध शुष्क क्षेत्र है। यहाँ पे पानी की क्या थी? कमी थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो अफगानिस्तान में सोरतुगई हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, वहां से क्या मिला? नहर के अवशेष मिले। नहर किस लिए? पानी को संग्रहित करने के लिए या फिर पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए नहरें बनाई जाती थी। तो नहरों के अवशेष मिले और उन नहरों का प्रयोग वो लोग किसमें करते थे? सिंचाई में करते थे। क्योंकि जो क्षेत्र था वो अर्ध शुष्क था, बारिश की कमी थी, इसलिए वो क्या करते थे? नहरों के माध्यम से फसलों की सिंचाई करते थे। गुजरात के धोलावीरा से भी जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं जिनका प्रयोग जल संग्रहण के लिए होता था। गुजरात में जो धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल माना जाता है, उससे भी क्या मिले? जलाशयों के साक्ष्य मिले। यानी कि जो जलाशय होते हैं, यानी कि जहां पे जल को इकट्ठा किया जाता है, पानी को एकत्रित किया जाता है, एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं अपने वाटर टैंक, तो उसके क्या मिले? साक्ष्य मिले। तो उससे हम लोग ये भी अनुमान लगाते हैं कि वो लोग क्या करते थे? जलाशयों का प्रयोग जल संग्रहण के लिए करते थे। यानी कि उन जलाशयों में वो क्या करते थे? पीने के लिए, सिंचाई के लिए पानी को इकट्ठा करते थे। ठीक है। तो जलाशयों के साक्ष्य कहां से मिले? गुजरात के धोलावीरा से
नहरों के साक्ष्य कहां से मिले? अफगानिस्तान के सोर्तुगई से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस प्रकार पशुपालन करते थे अपना। तो हड़प्पा स्थलों से जानवरों की हड्डियां मिली है, मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर तथा इन सारे जानवरों को क्या मिली है? हड्डियां मिली। जो पूरा प्राणी विज्ञानी है, जो पूरा प्राणी विज्ञानी यानी कि ऐसे लोग या फिर ऐसा व्यक्ति जो जो प्राचीन समय के पूरा प्राणी विज्ञानी है, जो प्राचीन समय के अंदर जो जितने भी जीव जंतु थे उनके बारे में अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या होता है? पूरा प्राणी विज्ञानी होता है। तो पूरा प्राणी विज्ञानियों अर्थात जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि ये सभी जानवर क्या थे? पालतू थे। कौन से जानवर? भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, इन सारी हड्डियां मिली है। तो उन लोगों ने इसका क्या अनुमान लगाया कि ये जो सारे जानवर थे वो क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए पालतू थे। वराह यानी कि सुअर, पिग, हिरण, घड़ियाल की भी हड्डियां मिली है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग क्या करते थे? शिकार भी करते थे। और शिकार भी करते थे इसका मतलब ये लोग इनका मांस भी खाते थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपने को, अब देखो जो जितनी भी सारी सभ्यताएं हुई उन सभ्यताओं से हम लोग जो अवशेष मिलते हैं उनसे हम लोग केवल अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो तभी इन सारी चीजों में एक शब्द आ रहा है कि इनसे यह अनुमान लगाया जाता है, यह अनुमान लगाया जाता है। तो जितने भी अवशेष मिले उन अवशेषों के माध्यम से हम लोग केवल अनुमान ही लगाते हैं। अब देखो हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, जो अपनी हड़प्पा सभ्यता थी उस हड़प्पा सभ्यता का मैं भौगोलिक विस्तार की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, 600 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। और नए नए पूरा स्थलों की खोज से इसका क्षेत्रफल है वो बढ़ता जा रहा है। हड़प्पा सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और मैंने बताया कि भाई जितने भी समय के साथ साथ हड़प्पा सभ्यता के नए नए स्थल खोजे जा रहे हैं और इससे इसकी वजह से इसका जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। और अभी मैं बात करूं वर्तमान में, तो वर्तमान में लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्या मिला है? क्या है? अपनी हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल है या फिर एरिया है। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में फैली हुई है। वर्तमान में जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन से देशों में? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में और भारत में फैली हुई है। और हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है या फिर ट्रायंगुलर है? हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है या फिर ट्रायंगुलर है? अब देखो हड़प्पा सभ्यता की मैं विशेषताओं की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में सबसे पहली और मुख्य विशेषता आती है हड़प्पा सभ्यता के योजनाबद्ध शहर। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो इस प्रकार से बनाए गए थे जो कि वर्तमान शहरों में भी नहीं मिलते। उसकी घर बनाने के तरीके देखो या फिर उसकी जल निकासी प्रणाली देखो, वाटर ड्रेनेज सिस्टम देखो, इतनी अच्छी प्रकार से बनाई गई थी कि वर्तमान के जो शहर हैं उनमें भी नहीं मिलती। तो हड़प्पा सभ्यता के योजनाबद्ध शहर, तो हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर है मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इसकी खोज कब हुई थी? 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा क्या होती है? हड़प्पा की मोहनजोदड़ो की खोज होती है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनोखा पहलू नगरीय केंद्रों का विकास था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनोखा पहलू या फिर हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता नगरीय केंद्रों का विकास, शहरी क्षेत्रों का विकास। मोहनजोदड़ो इसी प्रकार का एक प्रसिद्ध पूरा स्थल है। जो मोहनजोदड़ो है वो इसी प्रकार का एक उदाहरण है, एक शहरी क्षेत्र का या फिर एक शहरी स्थल का उदाहरण है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। यानी कि जो मोहनजोदड़ो था वो एक पूरा शहरी क्षेत्र था हड़प्पा सभ्यता का। अब हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी वो दो भागों में विभाजित थी। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां थी वो दो भागों में डिवाइड थी। पहली कौन सी थी? पहला था नगर दुर्ग और दूसरा था निचला नगर। दो पार्ट में डिवाइड थे। क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां, या फिर हम ये कह सकते हैं जो मोहनजोदड़ो था वो दो पार्ट में डिवाइड था। पहला कौन सा था? नगर दुर्ग, दूसरा था निचला नगर। जो नगर दुर्ग था वो किस दिशा में बनाया गया था? नगर दुर्ग था वो पश्चिम दिशा में। नगर दुर्ग कहां पे था? पश्चिम में। और ये जो निचला नगर था वो कहां था? पूर्व दिशा में। ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नगर दुर्ग के बारे में। तो नगर दुर्ग या फिर जो दुर्ग था, इसको हम लोग दुर्ग भी कह सकते हैं। तो दुर्ग आकार में छोटा था, यानी कि ये जो जितने क्षेत्र में फैला हुआ था उसका आकार कितना था, थोड़ा सा छोटा था। तो दुर्ग आकार में छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। आकार में छोटा लेकिन ऊंचाई में बना हुआ, क्योंकि यहाँ की जो संरचना थी वो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। यानी कि उस ये जो नगर दुर्ग था, इस नगर दुर्ग की संरचना किस पे बनी थी, एक कच्ची ईंटों के चबूतरे पे। यानी कि कच्ची ईंटों के चबूतरे के माध्यम से इसका एक बेस बनाया गया था, इसका आधार बनाया गया था, फिर इसके ऊपर किसका निर्माण किया गया, इस नगर दुर्ग का निर्माण किया गया। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था जो कि इसे निचले शहर से अलग करती थी। इसमें पुरोहित अथवा शासक रहते थे, यानी कि संभवतः जो नगर दुर्ग है या फिर जो दुर्ग है उसमें कौन लोग रहते थे, शासक वर्ग रहते या फिर पुरोहित वर्ग रहते। यह पश्चिम दिशा में बनाया गया था। और बात करूं मैं निचला नगर की, जो नगर दुर्ग था वो कौन सी दिशा में था, पश्चिम दिशा में। और अब बात करते हैं निचला नगर या फिर निचला दुर्ग। यह तो था पहला और यह था दूसरा, ठीक है। तो निचला नगर भी दीवार से घेरा गया था और आकार में बड़ा था। देखो दोनों में डिफरेंस मुख्य रूप से क्या था, जो नगर दुर्ग था वो क्या था, आकार में छोटा, जबकि निचला नगर क्या था, आकार में बड़ा। लेकिन इसे नीचे बनाया गया था और इसमें सामान्य लोग रहते थे और ये पूर्व दिशा में था। ये इसकी क्या है, मुख्य बातें हैं। सबसे पहली बात, जो निचला नगर है वो आकार में क्या था, बड़ा था, इसमें सामान्य लोग रहते, मजदूर लोग रहते, और ये जो कौन सी दिशा में था, पूर्व दिशा में था। कौन सी दिशा में, पूर्व दिशा में। तो इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं ये क्या था, ये नगर दुर्ग था। क्या था, नगर दुर्ग, ठीक है। और ये कौन सी दिशा में था, पश्चिम दिशा में, पश्चिम दिशा में था। और ये जो नीचे बना हुआ स्थल है वो कौन सा है, अपना नीचे बना हुआ स्थल है वो है निचला नगर। ये है अपना निचला नगर, ठीक है। ये तो ज्यादा अपना नगर दुर्ग और ये निचला नगर। यहाँ पे कौन लोग रहते थे, यहाँ पे जो शासक वर्ग थे, पुरोहित थे वो रहते। और निचले नगर में कौन रहते थे, यहाँ पे मजदूर या फिर सामान्य लोग, सामान्य लोग रहते, ठीक है, याद रखना। अब देखो हड़प्पा सभ्यता में गृह स्थापत्य, हड़प्पा सभ्यता में गृह स्थापत्य, गृह स्थापत्य का मतलब जो मकान है या फिर जो घर है उनको बनाने की प्रणाली या फिर उनको मकानों को किस प्रकार बनाया जाता था। तो मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण को प्रस्तुत करता है। हम लोगों ने अभी क्या देखा, मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था वो किसको प्रस्तुत करता है, आवासीय भवनों को। यानी कि वहां पे कौन से लोग रहते थे, मजदूर लोग या फिर सामान्य लोग रहते थे। हड़प्पा के आवास एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। बीच में एक आंगन होता और उसके चारों ओर क्या बना देते थे, कमरे बना देते थे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। आंगन खाना पकाने व कताई हेतु उपयोग में लिया जाता था। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानघर होता था। प्रत्येक घर में क्या होता है, एक बाथरूम भी होता, जिसकी नालियां सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। अपना प्रत्येक घर में अपना अपना एक स्नानघर, बाथरूम भी होता था और उसकी नालियां जो थी वो सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। और सड़क की नालियों की तरह उनको कहां भेजा जाता था, उनको शहर से बाहर निकाल दिया जाता था, गंदे पानी को, अपशिष्ट पदार्थ को। कुछ घरों में दूसरे तल पर, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो मकान थे वो बहुमंजिला थे या फिर द्विमंजिला या फिर 2 मंजिला थे। तो दूसरे तल पर या फिर दूसरी छत पर जाने के लिए क्या मिली है, सीढ़ियों के अवशेष भी मिले हड़प्पा से। और ये एक फैक्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में जो कुओं की संख्या मिली है वो लगभग 700 थी। कितनी थी, लगभग 700 थी। और इन कुओं का जो प्रयोग किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा और राहगीरों के द्वारा, जो आने जाने वाले लोग थे उनके द्वारा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मकान का निर्माण ईंटों के द्वारा किया जाता था जो धूप में सुखाकर और भट्टी में पकाकर बनाई गई थी। मकानों का निर्माण कैसे किया जाता था, ईंटों के द्वारा। और ईंटों को बनाया कैसे जाता था, धूप में सुखाकर और भट्टी में पकाकर उनको पक्की बनाते थे। बस्तियों में प्रयोग में लाई गई ईंटें एक निश्चित अनुपात में होती थी और जो मकानों में प्रयोग में लाई गई जो ईंटें थी वो एक निश्चित अनुपात में, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक अनुपात होता था। जहां पर जो लंबाई थी
वो चौड़ाई और ऊंचाई की क्रम में से कितनी थी? 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। ठीक है, अब देखो मोहनजोदड़ो में जल निकास प्रणाली, वाटर ड्रेनेज सिस्टम इन मोहनजोदड़ो। हड़प्पा शहरों की अनूठी विशेषताओं में जल निकासी प्रणाली भी थी। सड़कों तथा नालियों को लगभग ग्रिड प्रणाली में बनाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की अनूठी विशेषताओं में एक तो उसकी जो गृह स्थापत्य थी वो थी, दूसरा साथ ही साथ जो जल निकासी प्रणाली है वो भी उसकी एक क्या थी? मुख्य विशेषता थी। नालियां कैसे बनाई गई थी? ग्रिड प्रणाली में। ग्रिड मतलब इस प्रकार का एक जाल, क्या बनाया गया था? इस प्रकार का एक जाल बनाया गया था। तो नालियां किस प्रकार बनाई गई थी? ग्रिड प्रणाली में। और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक आवास को गली की नालियों से जोड़ा गया था। जो नालियां थी वो एक दूसरे को किस पे काटती थी? समकोण पे काटती थी। और प्रत्येक आवास को गली की नालियों से जोड़ा गया। जो प्रत्येक जो घर था उनको जो गली की जो मुख्य नाली है उससे जोड़ा जाता था, ताकि जो उस घर का जो पानी है उस गली की नाली में जाए और गली की नाली के थ्रू उस पानी को कहां भेज दिया जाए? शहर से बाहर निकाल दिया जाए। तो इस प्रकार की कुछ प्रणाली थी। कहां पे? मोहनजोदड़ो में या फिर हड़प्पा सभ्यता में। हम लोग देख सकते हैं कि भाई इसका जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो वर्तमान के शहरों से भी काफी बेटर है, वर्तमान के शहरों से भी काफी क्या है? अच्छा है। अब देखो जो दुर्ग थे, जो नगर दुर्ग था और निचला नगर था, उनसे ऐसी संरचनाएं मिली है जिनका प्रयोग सार्वजनिक प्रयोजनों या फिर सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, प्रयोजन का मतलब क्या होता है? उद्देश्य, सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए किया जाता था। तो पहली संरचना क्या मिली? माल गोदाम। माल गोदाम क्या था? इसका निचला हिस्सा ईंटों से बना हुआ था और इसका ऊपरी हिस्सा जो था वो किसका बना हुआ था? लकड़ी का बना हुआ था। जो माल गोदाम मिला उस माल गोदाम का ऊपरी जो हिस्सा था वो किसका बना हुआ था? लकड़ी का। और जो निचला हिस्सा था वो किसका बना हुआ था? ईंटों का बना हुआ था। अब जो लकड़ी का हिस्सा था वो तो दीमक के द्वारा क्या हो गया? नष्ट हो गया। अब इतने सालों तक वो टिका थोड़ी रह सकता है। तो निचला इसका हिस्सा मिला, किसका मिला? माल गोदाम का, जहां पे क्या रखते थे? माल को रखा जाता था, स्टॉक को स्टॉक में स्टोर किया जाता था। दूसरी संरचना मिली विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ मिला। क्या मिला? ग्रेट बाथ मिला। यह आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था। क्या था? विशाल जो स्नानागार था वो आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ था। इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में सीढ़ियां बनी हुई थी और इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठान के स्नान के लिए किया जाता। जो विशाल स्नानागार था वो उस विशाल स्नानागार के उत्तरी और दक्षिणी भाग में क्या बनी हुई थी? सीढ़ियां बनी हुई थी। और इस विशाल स्नानागार का जो प्रयोग किया जाता था वो किसके लिए किया जाता था? जब किसी भी प्रकार का हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक अनुष्ठान होगा, उस धार्मिक अनुष्ठान में जो लोग सामूहिक स्नान करते हैं उस सामूहिक स्नान के लिए क्या किया जाता था? इस विशाल स्नानागार का, ग्रेट बाथ का यूज होता था। और इस ग्रेट बाथ के उत्तरी और दक्षिणी भाग में क्या थी? नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? सीढ़ियां। ग्रेट बाथ था वो कुछ इस प्रकार का था। ये इसकी नॉर्थ साइड, ये इसकी साउथ साइड, ये क्या बनी हुई है? सीढ़ियां बनी हुई है। और इसके चारों ओर हम लोगों ने देखा कमरे की संरचना बनी हुई है इस प्रकार। ठीक है, तो ये क्या है? ये विशाल स्नानागार, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की, या फिर जो लोग अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते। ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।